हेलो दोस्तों, मैं अंकित यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे समास के बारे में। चलिए आइए देखते हैं समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार का होता है। देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब दो शब्दों को मिला करके एक सार्थक शब्द बनाएंगे जिसका अर्थ निकले, उसे हम समास कहते हैं। और जो है समास 6 प्रकार का होता है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। समास टोटल 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इन समास में जो है हम इसको उदाहरण को देखेंगे तथा इसकी परिभाषा को देखेंगे कि कौन सा समास किसे क्या कहा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक पद पहले वाले पद को कहते हैं पूर्व पद और इसके बाद वाले पद को कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद, ठीक है। अब देखिए, पूर्व पद यानी कि पहला वाला पद, उत्तर पद माने कि बाद वाला पद। जैसे मैं लिखूं, मैं लिख दिया माता पिता, माता पिता, तो यह है पूर्व पद और यह है उत्तर पद। इसमें दो पद हैं। जैसे मैं लिख दिया चरण कमल, चरण कमल, इसमें दो पद है। ए है पूर्व पद और ए है उत्तर पद, और इन दोनों को मिला करके हमारा समास बना है। ठीक है, तो इसको पहले वाले को पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे वाले को उत्तर पद बोलते हैं। जिसमें चरण जो है पूर्व पद है, कमल जो है उत्तर पद है। अब देखिए, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता होती है। प्रत्येक समास में, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में, अव्ययीभाव समास में, कर्मधारय में, तत्पुरुष में और बहुब्रीहि में। ठीक है, तो एक बार यहीं पर देख लेते हैं किसमें पूर्व पद प्रधान होता है और किसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जो द्विगु समास होता है, जो पहला पद इसमें संख्यावाची होता है, तो इसलिए पहला पद तो संख्यावाची हो गया, तो दूसरा पद इसमें प्रधान रहेगा। ठीक है, यानी कि चौराहा, राहा जो है, त्रिलोक जो है, त्रिकोण जो है, यह जो है इसमें प्रधान रहेगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, दोनों पद इसमें क्या है, प्रधान है। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है अव्यय होता है, इसलिए जो है इसमें प्रथम पद जो है प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद जो है इसमें अनुराग, आगमन, प्रति ऐसे लगा करके बनाएंगे। कर्मधारय समास में जैसे लिखा है चरण कमल, तो इसमें उत्तर पद जो है प्रधान होता है, यानी कि दूसरा वाला जो पद है वह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद, जैसे राजकुमार है तो इधर वाला, ठीक है, रचनाकार है तो रचनाकार, ठीक है, इधर वाला पद जो है उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य नाम ले लिया जाता है। जैसे दशानन हम किसे कहते हैं, रावण को। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी कि गणेश जी को, तो एक अन्य नाम इसमें आ जाता है, तो इसलिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। तो हमने क्या देखा, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, माने दूसरा वाला, माने इधर वाला पद जो है प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद, प्रथम पद, ये सब बोल दिए हम। कर्मधारय समास में जैसे लिखा है चरण कमल, तो ये उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक अन्य पद जो है ले लिया जाता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। ठीक है, अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, समास पद में पहले तो एक समासिक पद रहेगा, यानी कि हमारे पास एक पद रहेगा, उसका हम लोग करेंगे समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह के ही आधार पर हम बता पाएंगे, समास विग्रह के ही आधार पर बता पाएंगे कि उसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है, जो भी है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास जो है, हम पहले को बताते हैं द्विगु समास को। तो इसमें जो है पद है हमारा चौराहा, चौराहा। ठीक है, यहाँ पर द्विगु समास के बारे में देखिए। चौराहा मतलब होता है चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह चौराहा बन गया। इसका जो है समास विग्रह कर दिया। समास विग्रह का एक और नाम है व्यास, इसको व्यास भी कहीं कहीं लिख देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चौराहा, चार राहों का समूह। अब देखिए, इसमें जो है संख्यावाची है, पहला पद जो है चौ, यानी कि चार, संख्यावाची है। तो यह तो क्लियर हो गया कि द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास में पहला पद जो होता है, पहला पद वह संख्यावाची होता है।
पहला पद संख्यावाची यानी संख्यात्मक होता है। क्या होता है? संख्या टाइप्स का होगा आपका, ठीक है। पहला पद संख्या होगा। जैसे लिखा है चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तो पहला पद इसमें क्या है? संख्या है। 2 पहर, 2 पहरों का समूह, 2 पहर, ठीक है। ये सब पहला पद क्या है? 2। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु। ये सब सप्त यानी शुरू में क्या आ गया? 7। पंचवटी, पंचवटी, तो पंच शुरू में क्या आ गया? पंचवटी, ठीक है। 5, ठीक है। जब भी जो है इसमें संख्या आवे, प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यात्मक होना चाहिए। दीर्घु क्लियर हो गया, यानी कि प्रथम पद जो है हमारा चौराहा, यानी कि जो पूर्व पद है इसमें वह संख्यावाची होना चाहिए, ठीक है। संख्या के रूप में होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि दीर्घु समास किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह लगा रहेगा ऐसे, और या अथवा, और या अथवा, यह जो है और या अथवा, और या अथवा, और या भी लग सकता है, अथवा लग सकता है, ठीक है। जो भी हो इसके बीच में लगा रहेगा। माता पिता, माता और पिता, जैसे हम यहाँ पर पद लिख दिए माता पिता, तो इसका समास विग्रह जब करेंगे तो इसको लिखेंगे माता और पिता, माता और पिता। तो बीच में क्या आ गया? और आ गया, ठीक है। इसमें एक अन्य जो है मतलब यह योजक चिन्ह से जुड़ा रहेगा और बीच में और या अथवा 2 शब्द इसके बीच में आ सकते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य को क्या लिखेंगे? पाप और पुण्य। यह तो आप पहचान लेंगे आसानी से, इसलिए पहचान लेंगे क्योंकि जो है इसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। सुख दुख हो गया, दोनों एक ही मतलब एक दूसरे से आपको समझ में आ जाएगा, एक दूसरे से रिलेटिव रहेंगे, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब भी ऐसे समास आ जाएंगे। जैसे माता पिता, पाप पूर्ण, सुख दुख। उसके बाद ऐसे दीर्घु समास के जो है बहुत उदाहरण आप द्वंद्व समास का आप उदाहरण ले सकते हैं जिसका जो है इसे संबंधित हो। तो देखिए जैसे मैं कह दूँ नदी नाले, नदी नाले, नदी नाले, तो इसको क्या लिखें? नदी और नाले, नदी और नाले। जैसे लिख दूँ पाप पुण्य आप जानेंगे, सुख दुख जानेंगे, गुण दोष, देश विदेश लिख दूँ, ऊंच या नीच लिख दूँ, आगे और पीछे लिख दूँ, या फिर भला या बुरा, भला या बुरा, कुछ भी लिख सकता हूँ जिसके बीच में क्या आ जाए? और या जाए, चाहे या आ जाए, भला बुरा, ऊंच नीच, आगे पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार यह जो है क्लियर हो गया। आइए अब अगला समास देखते हैं, अव्ययी भाव समास, जिसमें जो है पहला पद अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो। जैसे अनु लगा हो, या आ लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, ये सब चीज़ें क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे अनुराग में लिख दूं, अनु लगा करके क्या लिख दूं? अनुराग। या फिर मैं लिख दूं आगमन, आ लगा करके क्या लिख दूं? आगमन। या प्रति लगा के मैं लिख दूं प्रतिदिन, प्रतिदिन। या भर लगा के लिख दूं भरपेट, भरपेट। अनुराग, आगमन, प्रतिदिन, भरपेट इसके शुरू में लगा हुआ है, यानी भरपेट मतलब पेट भर, प्रतिदिन दिन दिन, और आगमन का मतलब कि आगमन, अनुराग, ये सब चीज़ें जो है इसमें जो है अव्यय लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी भर लगा हुआ है। तो इस प्रकार जो है ये अव्ययी भाव समास हो गया। यह भी क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखते हैं कर्मधारय समास। जैसे लिखा है चरण कमल या कमल नयन, तो कर्मधारय समास में क्या होता है? देखिए चरण कमल, इसको लिख सकते हैं कि कमल के समान चरण लिख सकते हैं। इसमें जो है एक तरह से तुलना हो रही है और जो है विशेषण विशेष्य है या विशेषता और बता रहा है। जैसे नीलकंठ में लिख दूं तो जो, जैसे मैं लिख दिया नीलकंठ, तो नीलाकंठ, हालांकि ये बहुब्री में कभी कभी जा सकता है, लेकिन ये नीला, पीला, हरा, नीला, ये सब जो चीज़ें बताएगा ये जो है विशेषण विशेष्य की दृष्टि से देखेंगे, जो विशेष्य की विशेषता बता रहा हो यहाँ से भी निकल जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखिए कमल नयन, कमल नयन, नयन जो है किसके समान है? कमल के समान है। तो नयन की जो विशेषता है वह कमल के समान है, ठीक है। तो इस प्रकार यह जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को जो आप पढ़े हैं उसी से संबंधित यह रहेगा। जैसे राजकुमार लिखा गया है तो राजा का कुमार, राजकुमार, राजकुमार का मतलब हो गया
राजा, इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। ये संबंध तत्पुरुष है, यानी का के आता है संबंध। जब पढ़ेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए सभापदान से अलग होने में संबंध, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें जो है यह आएगा का। तो इस प्रकार इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। रचनाकार, रचना को करने वाला, रचनाकार, इसका मतलब हो गया रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, करने वाला। तो को इसमें आ गया, कर्ता ने कर्म को, कर्म आ गया, तो या कर्म तत्पुरुष भी इसको लिख सकते हैं या तत्पुरुष भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर इसको निकाल लेंगे, एक कारक से इसको पहचान लेंगे, इसके बीच में कारक आपको दिखाई देगा। अगला देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में एक अन्य पद ले लिया जाएगा, जैसे मैं कह दूँ दशानन, दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके, आनंद माने होता है मुख जिसका, ये अलग नाम आ जाएगा रावण, रावण, ठीक है। दशानन। पीताम्बर, जो पीला पहनता है, पीताम्बर, पीताम्बर। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक अन्य जो है भगवान की ओर एक तरह से आपको जो है दृष्टिगत करेंगी। तो इस प्रकार ये सब समास जो हैं बहुब्रीहि हो जाएंगे। जैसे लंबोदर लिख दूं मैं, लंबोदर। चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसका। गिरिधर, गिरि को धरने वाले। पंकज, पंकज, गिरिधर, गिरि को धरने वाले। पंकज यानी कमल, चक्रपाणी जानते ही हैं आप, लंबोदर, गिरिधर, गिरि को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो ये सब एक भगवान की तरफ इशारा करेगा या फिर एक अन्य नाम का इशारा करेगा। तो इस प्रकार यह बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब एक और चीज़, जब कोई शब्द रिपीट करे, जैसे दिन दिन, मैं लिख दिया दिन दिन, दिन दिन, तो दिन दिन जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह बात हमेशा ख्याल है, जब कोई चीज़ रिपीट करे तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। जैसे लिख दिया अव्ययी भाव समास के लिए दिन दिन, तो यह जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो बस इतना ही था इसके अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।